हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का GS 75 डेज हार्ट चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का जो आज हम ये जो हार्ट चैलेंज का दिन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट मुझे लगता है कि 37th आज डे है। ठीक। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवोल्ट थ्रू आर्टिकल 352, 356, 360 या 368। सो मैं पहले भी अगर आपने पहले जो जितनी भी क्लासेस पहले की देखी होंगी तो उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं ये मान के चलिए रिपीट हुए हैं, या रिपीट नहीं हुए तो मैंने आसपास पहले भी एक्सप्लेनेशन दी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। दोबारा से बता देता हूँ कि आपके तीन तरह की आप इमरजेंसी होती हैं, जो कि एक आती है आर्टिकल 352 के आर्टिकल 352 में, एक आती है आर्टिकल 356 में और एक आती है 360 में। चार चार का गैप है, आप याद रख सकते हो। ठीक है। 352 क्या होता है? कोई प्रेसिडेंट, देखो इमरजेंसी जब भी लगाता है तो वो प्रेसिडेंट ही लगाता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर है कि वो इंडिया में किसी भी तरह की इमरजेंसी लगा सके। 352 में आपका जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब भाई वॉर लाइक सिचुएशन है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, चीन के साथ मान लो युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, या जब भी थी, मतलब वॉर के टाइम पे ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है जनरली। लेकिन एक बार नेशनल इमरजेंसी तब भी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी, जब उन्होंने बहाना लिया था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का, क्योंकि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जिसका मीनिंग तो ये था कि भाई कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, उसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसका गलत प्रयोग करके नेशनल इमरजेंसी घोषित करवा दी थी उस टाइम के प्रेसिडेंट से। बाद में इसको सुधारा गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको सुधारा गया, और उस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ठीक है। तो ये आप नेशनल इमरजेंसी आप बोल सकते हो 352 में। फिर आता है प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी। नेशनल 352 में, स्टेट 356 में, या प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर बताएगा कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम फेलियर है, तो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप यहाँ पर अपना रूल लगा लीजिए, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, ताकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है उसको सुधारा जा सके। फिर आता है 360, जो कि आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी। ठीक है। उसमें क्या है, वेजेस वगैरह काट दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, सैलरीज पर्क्स वगैरह कम कर दिए जाते हैं जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके। अब यहाँ पर बात हुई है एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवोल्ट, जो कि नेशनल इमरजेंसी के अंडर आता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 352। ठीक है। इसमें हमने काफ़ी कुछ अगेन सीखा है, मैंने इसलिए दोबारा रिपीट किया ताकि आपको रिवाइज हो सके। The most important feature of cabinet system of the government is individual responsibility, collective responsibility, responsibility to none, non responsibility। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो कैबिनेट सिस्टम क्या, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो या जनरली हम बोलते हैं कि भाई कैबिनेट बोल देते हैं सीधा, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स भी नहीं, उनके ही ग्रुप को सीधा कैबिनेट बोल दिया जाता है। ठीक है। कैबिनेट मेंबर्स बोल दिया जाता है। तो उनका हेड होता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, और बाकी होते हैं मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन जब कलेक्टिवली सभी कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो उनका कलेक्टिव डिसीजन माना जाता है, तो उसी हिसाब से उन सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है। आर्टिकल आई थिंक 78 में इसका मेंशन है, तो आप देख सकते हो कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट सिस्टम की गवर्नमेंट के प्रति। ठीक है। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। डायरेक्ट लेजिस्लेशन इन स्विट्जरलैंड हैज़, भाई प्रत्यक्ष विधान डायरेक्ट लेजिस्लेशन बोलते हैं, उसका क्या मतलब अभी मैं बताऊंगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नेचुरल ग्रोथ, ए हैपहैज़र्ड ग्रोथ। हैपहैज़र्ड क्या होता है, मतलब उथला पुथला सा, बेकार। अनियंत्रित कह सकते हैं, व्यवस्थित कह लेंगे। एंड आर्टिफिशियल ग्रोथ, या नन ऑफ द अबव।
डायरेक्ट लेजिस्लेशन से क्या मतलब है? कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो आपका है स्विट्ज़रलैंड में। आपकी जो इलेक्शन भी होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कैसे? अपने यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने एरिया में सांसदों को चुनते हैं और फाइनली जो सारे सेलेक्टेड सांसद हैं वो सदन में जाएंगे और जीते हुए जितने अपने सांसद हैं, जो भी पार्टी जीत गई, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आए हैं, वो अपना एक नेता चुनते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर घोषित होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में क्या है, डायरेक्ट 2 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी के या 3 कैंडिडेट जो भी हैं वो खड़े होते हैं, लोग डायरेक्ट उनको वोट करते हैं, उनके चेहरे को वोट करते हैं और बाद में उसी हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक, और उसमें राइट टू रिकॉल का ऑप्शन भी होता है। भाई किसी को अगर पसंद नहीं आ रहा है या कोई भी चीज़, जैसे लेजिस्लेशन है कि आपको कोई भी कानून बनाना है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्ट लोगों से पूछेगी, रेफरेंडम करवाएगी कि हाँ ये कानून हमारे देश में बनना चाहिए या नहीं। लोग वोटिंग करके बता देंगे कि हाँ बनना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ में काम मतलब आंसर किया तो वो बनेगा, और ना में आंसर किया तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन। इससे क्या होता है, एक नेचुरल ग्रोथ होती है कि जो लोग चाहते हैं वही होगा, जो लोग नहीं चाहते वो नहीं होगा, तो नेचुरली उनकी ग्रोथ पॉसिबल है। नेक्स्ट है हु गेव द आइडिया ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये जॉन म्यूर करके कोई बंदा है, उन्होंने ये कैबिनेट डिक्टेटरशिप नाम का एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेज ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। वैसे तो हम पहले के क्वेश्चंस में फेडरल स्ट्रक्चर और यूनियन स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि फेडरल लेजिस्लेचर के 2 हाउसों द्वारा किन किन कंट्रीज़ में जजों को या फेडरल कोर्ट के जजों को चुना जाता है। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कनाडा या बोथ ए एंड बी, मीन्स स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड ऐसे देश हैं जहाँ पर जो सदन है वो ही इलेक्ट करते हैं जजेस को, जो कि उनकी फेडरल कोर्ट, जैसे किसी में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, किसी में फेडरल सुप्रीम कोर्ट होती है, लाइक स्विट्ज़रलैंड में सुप्रीम कोर्ट है और जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो वो सेलेक्ट करके भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बनाए जाते हैं वो क्या है, कोलेजियम सिस्टम है, उसमें इलेक्ट नहीं किए जाते। उसमें क्या है, कोलेजियम सिस्टम है कि भाई उन्हीं के भाई भतीजे जज बनते रहेंगे, बाकी बाहर के लोगों को बहुत कम चांस मिलता है। नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखो जज से रिलेटेड दोनों बाहर के क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। अच्छा, विद सीनेट्स कंसेंट एट हिज डिस्क्रिशन विद कंसेंट ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नन ऑफ दीज। देखो आपको बाहर की पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। पहली बात तो इसका आंसर बता देता हूँ कि ये होता है सीनेट के कंसेंट से। सीनेट क्या होता है, ये सीनेटर क्या होता है, जो सीनेट में बैठता है वो सीनेटर होता है। सीनेट भी एक हाउस है, जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा है, लोकसभा है, ऐसे ही वहाँ पे हाउस है। 2 तरह के वहाँ हाउस होते हैं, एक तो होता है सीनेट, एक होता है कांग्रेस। ठीक है, मतलब कांग्रेस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट को भाई ये इलेक्टेड होते हैं। जैसे यूएस में है 50 स्टेट्स, ठीक, हर एक स्टेट से 2 सीनेटर चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर 2 साल में, जैसे अपने राज्यसभा का होता है ना, सेम वैसे ही है। तो वो हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं और उनका 6 साल का कार्यकाल है, और हर 2 साल में इलेक्शन होते रहते हैं। ठीक, तो 50 में 2 हर एक में होंगे तो टोटल सीनेटर होंगे आपके 100। तो 100 सीनेटर हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उस जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपॉइंट करता है तो उसमें सीनेट की कंसेंट लेता है। ये जो 2 सीनेटर हैं, हर एक स्टेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन, हर एक स्टेट से 2 ही होंगे बस। एक दूसरा सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस बोल सकते हो, तो वो क्या है, स्टेट्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने वाली सदन होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, नागालैंड या दादरा नगर हवेली? तो डेफिनेटली नागालैंड एक फुल फ्लैज स्टेट है और बाकी की सारी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अभी रिसेंटली मर्ज किया गया था। तो अभी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो बी आर अम्बेडकर, जी वी मावलंकर, एन संजीवा रेड्डी या डॉक्टर एस मुखर्जी? तो इसका आंसर जी वी मावलंकर, गणेश विष्णु मावलंकर करके। भारत की पहली जो लोकसभा थी 1952 से 1956, उसमें इन्होंने स्पीकर का पद संभाला था। व्हाट इज द प्लूरल वोटिंग सिस्टम? प्लूरल वोटिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है, all of the citizens cast 3 votes each. Eligible voters exercises 1 vote and some voters with specific qualification cast more than 1 vote. Only the higher officials cast more than 1 votes. Candidate themselves cast more than 1 vote. तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। डी भी हो सकता है कि भाई प्लूरल वोटिंग सिस्टम यही होता है कि कोई कैंडिडेट अपने लिए भाई या कोई भी बंदा एक से ज़्यादा अगर वोट दे तो वो कहलाता है प्लूरल वोटिंग सिस्टम। लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है एलिजिबल वोटर्स एक्सरसाइज 1 वोट। देखो जनरली क्या है, सभी एलिजिबल जितने वोटर हैं वो एक ही वोट दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वोटर हैं जो जिनके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो एक से ज़्यादा वोट दे सकते हैं। तो प्लूरल वोटिंग सिस्टम एक्चुअल में ये है। और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मान लो, कह लो कि भाई पढ़ाई में हो, मान लो कुछ भी हो सकता है उसका, स्पोर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, टैक्स भरने में अव्वल हो कि भाई सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहा है, कुछ भी उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो उसको प्रिविलेज दे दिया जाता है कि हाँ आप एक से ज़्यादा वोट डाल सकते हो। कितने डाल सकते हो वो डिसाइड करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वोटिंग इज, मतदान क्या है? द यूनिट ऑफ एरिया हु कॉन्स्टिट्यूट्स ए यूनिट फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, द प्रोसेस बाई विच वोटर्स एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वोटिंग तो स्पेशली क्या है कि भाई वो प्रोसेस है जिसमें वही वोटर अपना राइट टू वोट के जो हक है, जो उनका राइट है, उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये वोटिंग का मतलब है। तो बहुत इजी था। सो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द क्वेश्चंस, बिकॉज ये सारे के सारे आपके एसएससी के पुराने ये जो क्वेश्चंस हैं या पुराने जो पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।